हेलो क्लास 12th, दिस ऋतिक एसआर झा एंड वेलकम टू नौकर ऑनलाइन। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन से भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। आज हम लोग फाइनली फिजिक्स की सीरीज को लेके आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वो कंटेंट आपको फिजिक्स का ला के दूंगा जो आपको बहुत ज्यादा मजा दिलाएगा, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल करेगा आपकी फिजिक्स की जर्नी में। और हम लोग कोई भी टाइम पास वाली बातें नहीं कर रहे होंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें कर रहे होंगे। और बीच बीच में थोड़ा सा आपके मन को ठीक करने के लिए मैं कुछ पंचेस, कुछ जोक्स दूंगा जरूर। बट हाँ, हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे से फिजिक्स की तैयारी करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट हम जो है अपने फिजिक्स में गेन करेंगे। दो बातें जो मैं चाहता हूं कि आप सुन ले मेरी। पहली बात है, ये क्लास 10th में रीच नहीं जा रहा है बच्चों, पता नहीं क्यों। मैंने इस बात को जब खंगाला कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं देख पा रहा हूं कि जो रीच है ना बच्चों का, वो ऐसे वीडियोस पे जा रहा है जहां पे मॉडल पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है या अदर्स सॉल्व करवाया जा रहा है। मतलब सॉल्व ही नहीं बच्चों, मॉडल पेपर को छाप दिया गया है और उसी को पढ़ दिया जा रहा है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। वहां 10th वर्ग के सीजी बच्चे जाके इतना ज्यादा मतलब रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि आपको भी पता है 12वीं का इंग्लिश एग्जाम हुआ था, मॉडल या आदर्श से कुछ भी नहीं आया, या कुछ आया भी होगा तो वो इस लायक नहीं था कि आप पास हो सको। लेकिन 10th के बच्चों को लगता है वही सब कुछ है। यहां मैंने अपनी पिछली वीडियो में इतना डिटेल में पीडीएफ बनाकर उनको हर चीज समझा दिया है कि अगर कोई दिमाग वाला बच्चा होगा ना, वो 100 में से 100 गेन कर लेगा इंग्लिश में। मैंने उनको सिखाया है कि पैराग्राफ लिखते कैसे हैं, नोटिस राइटिंग करते कैसे हैं। अब जब मैं आपको यही सिखा देता हूं दूं कि पैराग्राफ लिखते कैसे हैं, तो फिर कोई भी पैराग्राफ हो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, सीजी के 10th के बच्चों को क्या चाहिए कि नहीं, आपने कहा ना ये पैराग्राफ, तो बस आप बोलो यही पैराग्राफ आएगा, मैं रट लूंगा। मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि लिखते कैसे हैं। मतलब मुझे 2+2 4 सिखाओ, लेकिन अगर एग्जाम में 5+2 7 आ गया तो मुझे नहीं हो पाएगा। कि ये क्या मतलब है बच्चों? 2+2 4 जिसको करना आता है उसी को 5+2 7 करना भी आएगा, क्योंकि 2+2 में जो दिमाग कॉन्सेप्ट लग रहा है वही 5+2 7 में भी लगता है। लेकिन नहीं, सीजी 10th वालों को तो फर्क ही नहीं पड़ता। नाराज हूं मैं यार आप लोगों से। 300 व्यूज बस जा रहे हैं, क्या है मतलब? ये इतना कंटेंट बनाने, इतना मेहनत करने के बाद ये व्यूज। मैं भी आता हूँ, मॉडल पेपर एक्सप्लेन कर देता हूँ और व्यूज लेके निकल जाता हूँ। करो सब्सक्राइब यार, फॉलो करो, बढ़ाओ, आगे लोगों तक पहुंचाओ। 12th वाले आप तो सीनियर हो, अपने जूनियर को समझाओ चीजों को। अब उनके लिए साइंस एसएसटी क्या क्या पड़ा हुआ है करने के लिए, ऐसे व्यूज आएंगे, ऐसा रिस्पॉन्स आएगा, तो फिर क्यों मैं उन पे ध्यान दूं? फिर मैं 12th पे ध्यान दूंगा, फिर मैं आईटी नीट पे ध्यान दूंगा, सीबीएसई पे ध्यान दूंगा। ठीक है, तो ऐसा बर्डन नहीं दे रहा हूं मैं आपको। नहीं मिलेगा रिस्क तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक रहता है ना, मजा आता है और मन करता है यार बच्चे दे रहे हैं, बच्चों को चाहिए और देंगे और बनाएंगे और क्वालिटी इंप्रूव करेंगे। तो ये फील लाने के लिए हमको चाहिए होता है वो इंटरेक्शन, वो बच्चों का साथ। ठीक है, बाकी ये जो अभी पढ़ा रहा हूं क्लास 12th के लिए, आप लोग समझदार हो, सब तक पहुंचाओ इन चीजों को। मैं बता रहा हूं आपको, अगर किसी को आपने ये वीडियोस रिकमेंडेड किए ना मेरे फिजिक्स के जो अभी होने वाले केमिस्ट्री के या मैथ्स के, आपको वो ना भगवान समझेगा, आपको वो इतना ज्यादा रिस्पेक्ट देगा कि यार क्या मटेरियल दे दिया मुझे करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास मैंने क्या किया, इस पीडीएफ में सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए, चैप्टर वाइज दिए हैं। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप लगा लोगे ना, पढ़ लोगे ना, तो आपको ना फिजिक्स में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। गारंटीड बोल रहा हूं मैं, पूरे नंबर आएंगे आपके फिजिक्स में। आप जब फिजिक्स का एग्जाम देके आओगे तो ग्रुप ओपन है, टेलीग्राम ओपन है, आपके लिए यूट्यूब का कमेंट ओपन है। इतना भी नहीं अगर आपको लगता है तो आपके लिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ऋतिक एसआर झा के नाम से, जो कि डिस्क्रिप्शन में रहता है, वो ओपन है। अब अगर आपका नहीं आए इस पीडीएफ से क्वेश्चन, तो आप वहां आइए, वहां मेरा क्रिटिसाइज कीजिए, वहां आप जो करना है कीजिए। लेकिन मैं गारंटीड हूं कि जो मैंने आपके लिए एफर्ट किया वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लास्ट ईयर भी ये प्रोडक्ट हमारा हिट था और इस वक्त इस साल भी हिट होगा। इस साल हम फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो लिखा हुआ है फिजिक्स हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, डरने की जरूरत नहीं है। जो मैं दोनों को ध्यान में रख के काम कर रहा हूं, दोनों को ध्यान में रख के। कुछ चैप्टर्स को मैंने हिंदी में करने की कोशिश की, बाकी हिंदी टाइपिंग में टाइम लगता तो मैंने टाइम वेस्ट करना जरूरी नहीं समझा, तो मैं यहाँ पे अंग्रेजी हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। परीक्षा बोर्ड में जाइए, क्वेश्चन ढूंढिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, टिक कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और अगर समझ में ना आए तो नेक्स्ट वीडियोस में चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस को मैं समझाऊंगा, मैं डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, सब कुछ, डेफिनेशन, सब कुछ। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। उसके बाद आते हैं अपने सबसे फाइनल। तो देखिए, सबसे पहली यूनिट जो आपके चैप्टर, आपके बुक की है, वो है स्थिर विद्युत
मतलब सॉरी स्थिर विद्युत ही है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, या कई बार उसको विद्युत आवेश कहते हैं, और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव। ये दो आपके पहले यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं, इससे 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं दोनों। अब देखिए एक और चीज बता देता हूं, जो आपका पहला अध्याय है फिजिक्स का और जो दूसरा अध्याय है फिजिक्स का, पहला अध्याय का नाम यही है विद्युत आवेश, दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या बोल सकते हो आप विद्युत विभव। तो इन दोनों में से 5 नंबर के क्वेश्चन और में रहते हैं, यानी इसका एक क्वेश्चन और इसका एक क्वेश्चन 5 नंबर में और में रहता है। तो मैं आपको, अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा हो तो या तो आप इसके 5 नंबर के जो क्वेश्चन बता रहा हूं पीडीएफ में वो कर लो, या तो इसके 5 नंबर के जो बता रहा हूं वो कर लो, दोनों में से किसी एक के कर लो, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो जो सबसे पहला चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट देखिए। पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश और क्षेत्र। क्वेश्चंस क्या क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में भी बताऊंगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब विद्युत तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? अब इलेक्ट्रिक लाइंस का फोर्स का मतलब क्या होता है? विद्युत बल रेखाएं क्या है? व्हाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप? क्यों विद्युत बल रेखाएं एक बंद लूप का निर्माण नहीं करता है? दूसरा, व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? मतलब इसका मतलब है रेखीय आवेश घनत्व क्या है, उसका एसआई मात्रा। आयतन आवेश घनत्व क्या है, उसका एसआई मात्रा बताइए। और सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, उसका एसआई यूनिट बताइए। ठीक है, लंबा वीडियो हो सकता है बच्चों, बट बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। और बीच से कोई मत जाना, बता रहा हूं, बीच से कोई भी नहीं जाएगा। ठीक, बीच से कोई नहीं। ये कहां से डाउनलोड करोगे सब कुछ मैं बताऊंगा। और मान लो आप डाउनलोड कर भी लिए ना बच्चों, तो अगर जब तक मैं समझा नहीं रहा हूं आपको कहां से कितना क्या पढ़ना है, कैसे करना है, क्वेश्चन बताऊंगा, तो तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। व्हाट इज राइट द लिमिट ऑफ कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ? अब कुलाम का जो नियम है ना, उसको कुलाम का इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। तो कुलाम के नियम की लिमिटेशंस आप लिखिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? मतलब विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल को, क्या है? और विद्युत द्विध्रुव को जब हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो घूमता है, तो उसका आघूर्ण निकालना पड़ता है। टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाला आपको इसमें करना है, इसमें। फिर व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, दूसरा, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या है, उसका एसआई यूनिट। गॉस के प्रमेय को, गॉस के थ्योरम को प्रूफ कीजिए और उसको परिभाषित कीजिए। ये क्या है? ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस का एक एप्लीकेशन होता है, आपको पता होगा, इसमें एक लंबी वायर होती है, इस पे एक समान आवेश चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और उससे r डिस्टेंस पर एक बिंदु P होती है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले दोनों को कंफर्टेबल है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज अब ये क्या है? तो इसमें देखो, आपके पास एक शीट होगा इनफाइनाइट एरिया का, और इस पे चार्जर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, इससे r दूरी पर एक पॉइंट P होगा, वहां पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तीसरा ये क्या है बता रहा है, एक स्फीयर होगा, उस पे एक समान यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट होगा P, यहाँ पे निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। सब परीक्षा वो तो मिल जाएगा बच्चों, डोंट वरी। आप बोलोगे सर ये हिंदी क्या है? हिंदी तो देखो, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, मैंने कमांड देके ये सारे इंग्लिश वाले को ऑटोमेटिक एआई की हेल्प से कन्वर्ट किया था हिंदी में। बट एआई जो है ना, हिंदी में थोड़ा सा लड़खड़ा रहा था, उतना ज्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा कि हंसने वाली बात हो जाएगी, तो एआई से काम नहीं करवाते हैं, मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत विभव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, मतलब विद्युत विभव और संधारित्र। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस क्या क्या हैं देखिए। एक और बात बच्चों, आप बोलोगे सर इतने सारे क्वेश्चंस क्यों दे रहे हो? अरे बच्चों, इतना क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, ये ऐसे क्वेश्चंस को कर लोगे ना परीक्षा बोर्ड से एकदम, या आप नहीं करोगे, आप परीक्षा बोर्ड से पढ़ोगे, डाउट आएगा, तो मैं तो सारे क्वेश्चंस बताने ही वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में, सारे 3 4 5 6 वीडियो आएंगे। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि लंबे बड़े ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। अब मान लो कि चैप्टर से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो उस अगर छोटे नंबर के क्वेश्चंस आएंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर 2 नंबर के क्वेश्चन 20 भी रहेंगे तो उसको याद करना आपके लिए 10 मिनट का काम है, छोटे छोटे आंसर्स होते हैं, उसकी टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने कुछ भी फालतू नहीं डाला है, फालतू कुछ भी नहीं है, बहुत सोच समझकर जिंदा दिमाग यूज करके बनाया गया है।
ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस? सम विभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं? इसके आप प्रॉपर्टीज लिखिए, गुणधर्म लिखिए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर? ये देखो, एक समान आवेशित यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, मतलब गोलीय चालक है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी और पोटेंशियल वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी? सिंपल सा वजह है बच्चा, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, चार्ज भी जीरो होता है, आवेश जीरो होता है, विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, विद्युत विभव भी जीरो होता है। व्हाट इज पोटेंशियल? ठीक है, विद्युत विभव क्या है? ये वेक्टर है या स्केलर है, सदिश है या अदिश है? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटेंस, मतलब संधारित्र के संधारिता से आप क्या समझते हैं? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज फिल्ड इन बिटवीन द प्लेट्स? अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये देखो, ये एक प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसके बीच में अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल परावैद्युतांक डाल दूं जिसका वैल्यू है K, तो इससे संधारित्र में क्या परिवर्तन आएगा? कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा? कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, संधारित्र की संधारिता बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, व्हाट विल बी द change in the value of charge and potential difference between the plate of a parallel plate capacitor if after charging its battery is removed and distance between its plate is reduced? अब देखो, ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, in value of charge and potential difference between plate of parallel plate if the charging its battery is removed and distance between the plate is reduced। अब देखो, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र है। अगर मैं इसके बीच की दूरी को कम कर दूं और इसमें जो बैटरी लगा हुआ है, अगर उस बैटरी को मैं डिस्कनेक्ट कर दूं, हटा दूं, तो फिर संधारित्र के संधारिता में या विद्युत विभव में क्या परिवर्तन आएगा? ये भी परीक्षा सार में क्वेश्चन है, ठीक है। मैं समझाऊंगा, वैसे अभी तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं ना, अभी तो मैं आपको पूरा मटेरियल दे रहा हूं। व्हाई इज पोटेंशियल ऑफ द अर्थ टेकन टू बी जीरो? मतलब जो पृथ्वी है उसका विभव को शून्य क्यों माना जाता है? राइट द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना तो मजा आ जाएगा। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, ठीक है। अब देखो, चार्ज कंडक्टर की एनर्जी के लिए आपको चार्ज कंडक्टर मेरे को नहीं लिखना चाहिए, चार्ज कैपेसिटर लिखना चाहिए, ठीक है। जो एक चार्ज कैपेसिटर है ना, उसके ऊर्जा के लिए नियम लिखना है। कौन सा वाला पता है? 1/2 CV², ये प्रूफ करना है आपको। फिर देखिए नेक्स्ट, ये क्या है? डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल। अब देखो, आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा होगा, मतलब आपने समानांतर प्लेट संधारित्र पढ़ी होगी, है ना। तो अब क्या करना है, एक संधारित्र लेना है जो कि पैरेलल प्लेट वाला है, समानांतर प्लेट वाला, और इसके बीच में जो है ना आपको एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एक परावैद्युतांक डाल देना है, ठीक है। तब इसका कैपेसिटेंस निकालना है। ये भी परीक्षा सार में है या बोर्ड में, जिस सब में है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैलकुलेट द लॉस ऑफ एनर्जी, और उसके बाद व्हेन टू चार्ज कंडक्टर आर कनेक्टेड। तो ये देखो, ये जो पहला लाइन क्या बोल रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र क्या कैपेसिटेंस, संधारिता आप निकालिए, और उसमें होने वाले एनर्जी के लॉस को निकालिए, और ये बताइए कि जब दो चार्ज कंडक्टर को एक साथ जोड़ दिया जाता है तब क्या होता है। ये भी क्वेश्चन परीक्षा सार में दिया हुआ है। और अगर आपको ना मिले, कमेंट कीजिए, ग्रुप में हो, व्हाट्सएप में हो, टेलीग्राम में हो, वहां जाके बताइए, सब हो ना वहां पे। उसके बाद इसका भी मैंने हिंदी करवाने की कोशिश की थी AI की मदद से, बट उसने हिंदी थोड़ा सा अजीब दिया, पढ़ोगे तो अब हंसने लग जाओगे, ठीक है। अब करंट एक्टिविटी की बात करते हैं, मतलब करंट मतलब होता है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलेंगे, विद्युत धारा, ठीक है। चलिए, यहां से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक न्यूमेरिकल कंफर्म आएगा। इस PDF मैंने ये भी बताया है कि कहां से न्यूमेरिकल कंफर्म है, हर चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं आएगा, जहां से आएगा वहीं को न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो यहां से एक न्यूमेरिकल कंफर्म है, 7 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से टोटल। क्या क्या करना है, इसमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चन हो गए, देखो 24 क्वेश्चन हो गए। अब आप सर पकड़ लोगे, सर 24 क्वेश्चन कैसे करेंगे? अरे बच्चों, एक लाइन में क्वेश्चन है, एक लाइन वाले क्वेश्चन हैं, 1 नंबर वाले हैं, 2 नंबर वाले हैं, समझ रहे हो बात को। टाइमिंग लगेगा आपको पढ़ने में, एक बार पढ़ोगे क्वेश्चन, एक बार आंसर, क्वेश्चन आंसर ऐसा। इज ओम्स लॉ एप्लीकेबल टू ऑल कंडक्टर? क्या सभी चालकों में ओम का नियम एप्लीकेबल होता है? राइट कंडीशन फॉर इट्स एप्लीकेबिलिटी। नहीं बच्चों, ओमिक कंडक्टर में ही ओम्स लॉ फॉलो होता है, मतलब जो ओमीय चालक है उसमें ही ओम्स लॉ फॉलो होता है, सब में नहीं होता। ऐसे कंडीशंस लिखिए, ठीक है। डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं बताइए। इसका SI यूनिट और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला।
इट इज इजियर टू स्टार्ट मोटर कार ड्यूरिंग समर अदर देन इन विंटर, वाई, ठीक है, मतलब गर्मियों में कार को के इंजन को ऑन करना आसान है, नहीं लेकिन ठंडी में नहीं है, ठीक है। ऑन विच फैक्टर ईएमएफ ऑफ अ सेल डिपेंड, मतलब किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब विद्युत विभव, ठीक है, या विद्युत वाहक बल, विद्युत विभव नहीं विद्युत वाहक बल, वो किस किस बातों पर डिपेंड करता है, दो फैक्टर लिखिए। हाउ कैन द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर पे इंक्रीज, मतलब जो विभव मापी होता है पोटेंशियोमीटर, उसकी सेंसिटिविटी आप कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है, वायर की लंबाई बढ़ाकर। वाई द लेंथ ऑफ वायर इन पोटेंशियोमीटर इज मोर, मतलब पोटेंशियोमीटर के जो वायर की लंबाई होती है ना वो ज्यादा क्यों होती है, ठीक है, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी बढ़ती है। प्रूव दैट पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल वोल्टमीटर, प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए जो विभव मापी है वो एक आदर्श क्या वोल्टमीटर है, ठीक है। अब इन हाई टेंशन बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी हाई, वाई, मतलब जो बैटरी बहुत ज्यादा वोल्टेज देती है उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, क्यों। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग, नीचे दिए गए का अर्थ समझाइए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ क्या होता है, विद्युत वाहक बल। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब विशिष्ट चालकता क्या होती है। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध क्या होता है। तो उसके बाद कनेक्टिंग वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम वायर, मतलब जो वायर्स होते हैं ना वो कॉपर या एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, क्यों, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद अ वायर ऑफ रेजिस्टिविटी P इज स्ट्रेच्ड टू 3 टाइम्स इट्स लेंथ, मतलब एक वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता क्या कितनी है, P है, इसको उसकी एक्चुअल लंबाई से 3 गुना खींचा गया। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स रेजिस्टिविटी, बच्चों वाला क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्यूशन बताऊंगा। फिर उसके बाद अ कार्बन रेजिस्टेंस हैज बैंड, ये 2 नंबर का आता है, ये देख रहे हो आप, 2 नंबर का आएगा। अ कार्बन रेजिस्टेंस हैज बैंड वायलेट ग्रीन एंड रेड रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, मतलब एक कार्बन का प्रतिरोध है जिसपे बैगनी कलर है, हरा कलर है और लाल कलर है, तो बताइए उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी। अब देखो इसके लिए क्या कर सकते हैं ना, ये वाला एक ऐसा दिखता है प्रतिरोध, मतलब रजिस्टर ऐसा दिखता है, ऐसा देखा होगा आपने। तो इस पे क्या होता है ना, अलग अलग कलर्स अंकित रहते हैं, इस कलर्स को देख के ना बता सकते हो कि उस रजिस्टर का प्रतिरोध कितना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं राइट फोर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब विद्युत वाहक बल और विद्युत विभव में 4 अंतर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, मतलब किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हो। ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स ऑन हाउ, दो लाइन के आंसर्स हैं बच्चों इसके, यहां तक तो बड़े क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं हुए हैं। Establish the relationship between internal resistance of a cell EMF and external resistance, मतलब विद्युत विभव मतलब V, EMF मतलब E और आंतरिक प्रतिरोध मतलब R, इनमें आपको संबंध बताना है, सब कुछ दिया हुआ है। स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम को बताइए, ठीक है। डिराइव द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बाय किरचॉफ लॉ, मतलब जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसके सिद्धांत को आपको प्रूफ करना है किरचॉफ्स लॉ की मदद से। गिव डिफरेंसेस बिटवीन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर बताइए। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, 4 लाइन के आंसर्स हैं। ओमिक चालक और नॉन ओमिक चालक में क्या अंतर है। उसके बाद राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर मतलब पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में 2 अंतर बताइए। उसके बाद इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज मच लेस देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस व्हिच कॉम्बिनेशन गिव्स मैक्सिमम करंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध उसके बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम है, ठीक है, तो कौन से क्रम में हमें उसे जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में या समानांतर क्रम में। लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट ऑफ डिटरमाइनिंग द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज ऑन द फॉलोइंग पॉइंट, मीटर ब्रिज की मदद से एक अननोन वायर का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब चलिए ये पूरा क्वेश्चन उतना ही पढ़ना है करंट में, तो अच्छा फास्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में 2 चैप्टर है, एक है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, मतलब चुंबकत्व, और एक है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो एक है विद्युत का चुंबकीय प्रभाव जिसमें बायो-सेवर्ट्स लॉ वाला आता है, और एक है चुंबक और चुंबकत्व, ठीक है। तो अब यहाँ इन दोनों चैप्टर से भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन सिर्फ मूविंग चार्ज से आता है। मतलब यहाँ क्या होगा कि जो ये चैप्टर है ना, ये वाला जिसमें बायो-सेवर्ट्स का लॉ है, बायो-सेवर्ट का नियम है, केवीएल है, किरचॉफ का सॉरी अपना एसीएल है, मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, वहां से आता है 5 नंबर का एक क्वेश्चन। मतलब मैग्नेटिज्म एंड मैटर से, चुंबकत्व वाले अध्याय से
कोई भी 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। चलिए मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म में देखिए आप खुश हो जाओ, कितने क्वेश्चन करने हैं। ये कौन सा चैप्टर पता है, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। इसमें करना है पहला, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग इन बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर केप्ट एट सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखो एक वायर ये रहेगा, एक वायर ये, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, इसमें हो रहा है करंट I2, ये लगाएगा फोर्स इधर, ये लगाएगा फोर्स इधर, ये वाला अपने परीक्षा बोर्ड में देखना, ठीक है। उसके बाद स्टेट बायो-सावर्ट्स लॉ एंड बाय यूजिंग दिस लॉ फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये एक आपका करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, इसमें आई करंट बह रहा है, तो इसके सेंटर पे, इसके केंद्र में आपको निकालना है, क्या है, आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसकी मदद से, बायो-सावर्ट्स की मदद से। ये भी सार में दिया हुआ है। अरे एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया, आई एम रियली सॉरी। इस हर चैप्टर, मतलब ये जितने चैप्टर में बता रहा हूं ना, इस पूरे का पूरा कंप्लीट नोट्स, लाइन बाय लाइन कंप्लीट नोट्स, हर एक डेरिवेशन, हर एक न्यूमेरिकल, हर एक डेफिनेशन, वो भी मैं आपको देने वाला हूं। ये मैं बताना भूल गया, पता है क्यों बताना भूल गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस बात को भी आप ध्यान रखना, पूरा दूंगा, आप शॉक हो जाओगे, हर एक नोट्स आपको मैं दूंगा, आपको हर एक नोट्स, ठीक है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप, ठीक है। अब ये क्या है, सर्कुलर करंट लूप का ये कौन सा डेरिवेशन है, ये वाला देखो, ऐसा बनाते हो आप लोग, और ये एक सर्कुलर लूप है, इसके अक्ष पे एक पॉइंट P है, ऐसा बनाते हो, ऐसा बनाते हो, याद है ना, यहाँ ऐसा बनाते हो, ऐसा बनाते हो, इस पॉइंट पर, ये वाला है, ठीक है। उसके बाद ये, अब ये कौन सा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ऑफ इनफिनिट लेंथ। ये देखो, ये इनफिनिट लंबाई का एक वायर होगा, ये इनफिनिट लंबाई का वायर, इसमें I करंट फ्लो हो रहा होगा, और इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P होगा, ये वाला है ये, ठीक है। स्टेट एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट के नियम को समझाइए। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, ऐसा वाला होगा, देखो सोलेनॉइड दिया होगा, है ना, सोलेनॉइड दिया होगा ऐसा, यहाँ पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक्सप्लेन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को आपको समझाना है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को क्या बोलेंगे हम लोग, गैल्वेनोमीटर है ना आपके सिलेबस में, आपको समझाना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कहाँ, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, मतलब जहां पे वो वाला अपना मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है। यहां से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, क्या क्या है, पहला राइट कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म एंड डिफाइन द यूनिट मैग्नेटिक पोल विद इट्स हेल्प। मतलब चुंबक का जो क्षेत्र है उसमें जो कूलम्ब का नियम है वो बताना है, और आपको मैग्नेटिक पोल मतलब चुंबकीय पोल, चुंबकीय ध्रुव को एक्सप्लेन करना है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल पोजीशन ऑफ अ बार मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे देखो ये वाला डेरिवेशन करना है, ये आपका एक मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, इसके एक्सिस पे यहाँ पे एक पॉइंट P है, तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक, अक्षीय स्थिति चुंबकत्व का। व्हाट आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, उसका गुण लिखिए। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग अ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थ्रू थीटा एंगल। देखो ये आपका क्या होगा ना, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ साउथ है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप क्या करोगे, एक मैग्नेटिक डायपोल को रखोगे, और ये डायपोल जब घूमेगा तो उसको घुमाने में कितना काम करना पड़ रहा है वो आपको बताना है। फिर कुछ डेफिनेशन है, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एंगल ऑफ डिप अभी पढ़ लेना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं आ रहा है, ठीक। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन को उन्नयन मेरे ख्याल से बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो विद्युत का मतलब जो पृथ्वी का जो क्षैतिज क्षेत्र है ना, क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र है, उसको आपको डिफाइन करना है। एक बार देख लेना, नहीं आया ना हिंदी मीडियम वाले बच्चों, मेरा नंबर पता है आप लोगों को, मेरा नंबर पता है आपको, मेरा टेलीग्राम में पता है आपको, मेरा जो है आपको वो पता है, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पता है, ठीक है, ऋतिक एसआर झा के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ डीएम करो डायरेक्ट, मैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, ऋतिक एसआर झा एक साथ लिखोगे, वही मेरा जो है यूजर नेम है, मैं आ जाऊँगा, वहाँ मैसेज करो, मैं तुरंत जो है इसका हिंदी बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद प्रूव दैट द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड एरिया कवर्ड बाय द लूप। इसको भी आप एक बार कर लेना, बुक में दिया हुआ है। डिफाइन द फॉलोइंग मैग्नेटिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव। बोर मैग्नेटॉन क्या होता है, विद्युत चुंबकीय
बल रेखाएं क्या होती है? मैग्नेटिक डायपोल को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। कंपेयर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ, मतलब चुंबकीय गुण कंपेयर कीजिए किसका? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, डायमैग्नेटिक का और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। 3 पॉइंट लिखना है आपको, ये भी आपको सार में मिल जाएगा। हिंदी मीडियम वालों को समझ में ना आए, ना मिले, मुझे बता देना, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम पर ऋतिक सर पे आप जाके मुझे डीएम करो, मैं वहां से बता दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप में भी बता दूंगा, लेकिन व्हाट्सएप में क्या होता है, एक दिन में 2-2 हज़ार मैसेजेस रहते हैं, तो मैं उतना ज़्यादा उसको नहीं देख पाता हूँ, या कई बार इग्नोर हो जाता है, ठीक है। और न्यू नंबर रहेगा तो इग्नोर हो ही जाता है, मतलब हो जाता है, मैं जानबूझ के इग्नोर नहीं करता हूँ। 11th, डिराइव रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डिराइव रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एक B/H वाला एक फॉर्मूला होगा, tan थीटा वाला, वो यहाँ प्रूफ करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो यूनिट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, मतलब ये है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, ठीक। इन दोनों को मिलाकर 8 नंबर आता है, जिसमें से पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ से क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो पहला पढ़ना है आपको, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब फैराडे का जो नियम है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए, उसको बताइए। एंड फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, यानी जो E होता है, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt, इसको भी आपको प्रूफ करना है। ये परीक्षा साल में सब है। राइट डाउन फैराडेज, या नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। राइट डाउन फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वही मतलब और में है ना, सेम मतलब दोनों क्वेश्चन का। उसके बाद अ बर्ड सिटिंग ऑन अ वायर कैरिंग करंट एट हाई वोल्टेज फ्लाइज अवे वाई, एक मतलब जो चिड़िया बैठी रहती है ना वायर पे, अगर उसको ज्यादा वोल्टेज दिखता है ना तो वो वहां से हट जाती है, वाइब्रेशन महसूस होता है उसको। A metal chain touching the ground is attached with the truck carrying explosive matter wire, आपने देखा होगा जो बड़ी गाड़ियां होती है ना, जिसमें पेट्रोल आता है या बारूद आता है या कोई भी ऐसा सामान आता है जो एक्सप्लोसिव है, जिसमें आग लगने, चिंगारी लगने से फूट सकता है, तो उन सारे ट्रक्स के नीचे में ना एक चेन लटकी रहती है जो जमीन को टच कर रही होती है। ऐसा क्यों? अर्थिंग का काम करता है कि जब ट्रक पे ज्यादा चार्ज जमा हो जाएगा तो उस चार्ज से स्पार्क क्रिएट ना हो, वो चार्ज जमीन के अंदर उस जंजीर के थ्रू चला जाए, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो यूनिवर्सल सोर्स और सिंक है किसका? चार्ज का। जितना भी चार्ज डालो ले लेगा, निकालो निकाल देगा। इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द बैटरी की इज प्रेस्ड फर्स्ट देन गैल्वेनोमीटर वाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। जो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा ना अपने स्कूल में, उसमें बैटरी की इज प्रेस्ड फर्स्ट, बैटरी के की को पहले फर्स्ट प्रेस करते हैं, फिर गैल्वेनोमीटर को बाद में करते हैं। वाई एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज सडनली कट ऑफ देन स्पार्क टेक प्लेस, जब आप किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को अचानक से कट करोगे तो स्पार्क क्रिएट होता है। वाई? व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण क्या है। व्हाट इज मींट बाय सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, कॉइल की किसी कॉइल के स्वप्रेरकत्व से आप क्या समझते हो, ठीक है। एक्सप्लेन म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब अननोनी प्रेरण क्या है, इसका यूनिट बताइए। ऑन व्हाट फैक्टर, किस किस फैक्टर पे अननोनी प्रेरण डिपेंड करता है। व्हाट आर एडी करंट, एडी करंट्स भंवर धाराएं क्या है। शो एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट एडी करंट, एक एक्सपेरिमेंट कीजिए जहां आप एडी करंट को बता रहे हो, कुछ नहीं, डायग्राम बना के दिखा देना भंवर, ठीक है। उसके बाद डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड। तो एक आपका लंबा सोलेनॉइड होगा, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा किसकी वैल्यू, इसके लिए एल की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन, अननोन मतलब सेल्फ मतलब स्वप्रेरण, अननोन प्रेरण में अंतर। अब ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा परीक्षा साल में, उमेश वाले स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मिल जाएगा, उमेश देख लेना, मिल जाएगा। उसके बाद ये टीचर वाज टीचिंग द लॉ ऑफ लेंज लॉ भी एक बार पढ़ लेना। ये सब बच्चों यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 4 नंबर में, 3 नंबर में, ठीक है, पढ़ लेना एक बार, इसको लिख दिया हूँ। अब आते हैं प्रत्यावर्ती धारा, मतलब अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ने हैं आपको। प्रत्यावर्ती धारा में देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये मोरल वैल्यूज वाले, टीचर कुछ बता रहा होता है तो बताइए कि टीचर ने ट्रांसफार्मर का कौन सा कॉन्सेप्ट समझाया। ये आपको एज इट इज मिल जाएगा परीक्षा सार में, इसमें क्या ही हिंदी में बताऊं। ये देखो, ये क्वेश्चन में करना, ये क्वेश्चन में करना, और फिर एक देखो ये एलसीआर सर्किट होता है ना, उसके लिए प्रतिबाधा है ना, करंट मैक्सिमम, मतलब एलसीआर सर्किट का एक पूरा डेरिवेशन होता है, वो पूरा आपको करके जाना है, ठीक है, याद रखेंगे, पूरा करके जाना है आपको। कुछ भी क्या होता है, जेड बराबर अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग का ऐसा हो जाता है, देखो पढ़ना ऐसे चाहिए ना कि 10 साल बाद भी कोई पूछना तो याद रहे, हर चीज याद रहे। जैसे मैंने जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना बच्चों,
इनमें से ये क्वेश्चंस ऐसे हैं ना, ये क्वेश्चंस अब हमारे लिए सेकेंडरी है, हम अब न्यूमेरिकल्स पे काम करते हैं, नई चीज़ों को रिसर्च करने पे काम करते हैं, तो प्रैक्टिस से हर चीज़ हो जाता है। नेक्स्ट आप देखो, एक्सप्लेन दी नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। ट्रांसफॉर्मर आप जानते हो, उसको उसका सिद्धांत, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर में जो ऊर्जा का हानि होता है, जैसे कॉपर लॉस होता है, कॉपर हानि, आयरन लॉस होता है, लौ हानि, हिस्टेरेसिस लॉस होता है, बहुत सारे लॉसेस होते हैं, पढ़ाऊंगा, नोट्स अभी दूंगा, उसमें लिखा रहेगा। फिर आपको एक चीज प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि जो एवरेज पावर होता है वो होता है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये देखो, ये पावर एवरेज बराबर वी आई आर, ठीक है, आई आर एम एस इंटू आई आर एम एस और साथ में cos फाई, ये कर लेना। व्हाट डू यू मीन बाय रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू IRMS बोलते हैं, ठीक है, इसको भी डिराइव कर लेना। फिर आते हैं नेक्स्ट हम लोग, जो 3 नंबर का चैप्टर है, काफी आसान है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें बच्चों कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको पढ़ लो, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। हाउ आर रेडियो वेव्स प्रोड्यूस, रेडियो तरंगे कैसे बनाई जाती है, इसके दो इंपॉर्टेंस, मतलब इसके दो इंपॉर्टेंट यूजेस लिखिए, मतलब इसके दो महत्वपूर्ण प्रयोग लिखिए। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनके प्रॉपर्टीज लिखिए। क्लास 11 में पढ़े हैं आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब स्ट्रक्चर एटम मतलब आपका जो वो परमाणु वाला चैप्टर था ना, सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री में, उसमें पढ़ा है आपने। वेयर इज द ओजोन लेयर सिचुएटेड इन द एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल में कहाँ पे ओजोन का लेयर है। व्हाट रोल इट प्ले इन रिड्यूस बाय द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग, और ओजोन लेयर का ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए क्या उपयोग है। हाउ आर इंफ्रारेड रेज प्रोड्यूस, इंफ्रारेड विकिरणें किस तरीके से बनाई जाती है। हाउ आर अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस, अल्ट्रावायलेट मतलब परावैंगनिक किरणें किस तरीके से बनाई जाती है। माइक्रोवेव्स किस तरीके से बनाई जाती है। गामा रे को किसने खोजा था, उसके प्रॉपर्टी, उसके दो उपयोग लिखिए। एक्सरे को किसने खोजा था, उसके गुण और उसके दो उपयोग लिखिए। उसके बाद अल्ट्रावायलेट को किसने खोजा था, उसके गुण, उसके दो उपयोग लिखिए। समझ गए ना आप इसको, कितना आसान चैप्टर, रटना बस है, आपको याद बस करना है। उसके बाद आते हैं हम लोग, हमारे पास नेक्स्ट यूनिट आता है जिसका नाम है ऑप्टिक्स, 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 ठीक है, इसको हम हिंदी में प्रकाशिकी बोलते हैं, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी। अब स्पेलिंग मेरा इग्नोर करना, ठीक है, थोड़ा सा, प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। तो प्रकाशिकी में, ऑप्टिक्स में हमारे पास दो चैप्टर है, एक है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी, और एक है वेव ऑप्टिक्स, मतलब तरंग प्रकाशिकी, ठीक है। तो अब देखो, पहले हम लोग बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करना है, ये वाले सारे क्वेश्चन। नेचर ऑफ इमेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस एंड अवतल लेंस और उत्तल लेंस। व्हाट इज TIR, TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आंतरिक मतलब आप सॉरी टोटल आंतरिक परावर्तन इसको बोलते हैं, ठीक है। डिफाइन डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर किसको बोलते हैं। डिफाइन एंगुलर डिस्पर्शन, कोणीय डिस्पर्शन किसको बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के डिस्पर्शन से आप क्या समझते हो, ठीक है, जिसको विवर्तन बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर, उससे आप क्या समझते हैं, दिख जाएगा आपको। फिर टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेविएट होना, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन होता है ना बच्चों, आपने प्रेजेंट पढ़ा होगा, हिंदी मीडियम में समझ लेना आप मेरी भावनाओं को, ठीक है। ये लाइट जाती है, ऐसे मुड़ती है, फिर और मुड़ जाती है ना, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हमें एक कोण मिलता है, जहाँ इसको हम बोलते हैं डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। उसके बाद वाटर, हिंदी मीडियम वालों के लिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, मैंने बोला ना, आप इंस्टाग्राम पे DM कीजिए मुझे, या मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में आप DM कीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। फिर एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मतलब क्रिटिकल एंगल मतलब होता है, क्रिटिकल एंगल इसको बोलते हैं हम लोग क्रांतिक कोण, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब होता है तुम्हारा, क्या वो तो बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये म्यू होता है ना, म्यू हिंदी में कुछ तो बोलते हैं इसको, मैं अभी भूल रहा हूँ। इसमें क्या रिलेशन आपको बताना है। रेनबो क्या है, एक्सप्लेन दी फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, दो तरह के होते हैं, प्राथमिक रेनबो और सेकेंडरी मतलब द्वितीयक रेनबो, ये आपको बताना है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, उसके लिए आप रे डायग्राम बनाइए और उसको एक्सप्लेन कीजिए।
डिस्क्राइब द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला जो भी क्वेश्चन होगा वो पूरा कर लेना है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय टेलीस्कोप वाला जो क्वेश्चन होगा वो कर लेना है। फॉर एनी स्फेरिकल सरफेस डिराइव u बाय v माइनस i बाय u इज इक्वल टू 1 बाय u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय r की ये वाली चीज जो है ना ये आपको कर लेनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ रिएक्शन थ्रू अ लेंस एंड डिराइव द रिफ्रैक्शन फार्मूला। रिफ्रैक्शन फार्मूला आपको निकालना है। ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस एंड रिफ्रैक्शन फार्मूला समझ में आ जाएगा आपको। ये ड्रॉ एनी डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म एंड एस्टैब्लिश, ये पता है ये क्या है? आप बोलोगे सर ये क्या क्या लिख दियो, नहीं कुछ नहीं बच्चों, देखो म्यू बराबर साइन डेल्टा m प्लस a बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2, ये प्रूफ करना है, इस क्वेश्चन का ये मतलब है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं वेव ऑप्टिक्स में। इतना कर लेना, रे ऑप्टिक्स में इतना बात बोल दिया हूं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या है? पहला, इफ द स्लिट सोर्स इज इफ द लाइट सोर्स इज स्लिट शेप्ड देन व्हाट टाइप ऑफ वेवफ्रंट इज फॉर्म। अगर मान लो प्रकाश का जो स्रोत है अगर वो स्लिट के शेप का है, स्लिट मतलब क्या, एक छोटा सा होल रहता है जहां से बस कुछ लाइट की किरणें जा सकती है, तो लाइट का, तो उस केस में वेव फ्रंट मतलब किस रूप में बनेगा? तो वेव फ्रंट के अलग अलग रूप होते हैं, प्लेन वेव फ्रंट होता है, स्पेरिकल वेव फ्रंट होता है, ठीक है। इसको वेव फ्रंट को ना हम लोग ना वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तरंग आग्र बोलते हैं, ठीक है। Which type of wavefront is formed when distance between points edge or linear source and slit is infinite? मतलब जब आपके प्रकाश का स्रोत अनंत दूरी पर होगा तो उस केस में कैसा वेवफ्रंट बनता है, कैसा तरंग आग्र बनता है? तो ऑब्वियसली सबको पता है ये चीज प्लेन बनता है। नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे आऊंगा तो बताऊंगा सब कुछ। मुझे लगेगा कि इंटरेक्शन दे पा रहे हो, शेयर कर रहे हो, बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं मेरे इस मेहनत को, तो मैं आके ना पूरा पीडीएफ समझा के जाऊंगा और ऐसा समझाऊंगा ना जैसा साल भर अपने बच्चों को समझाया हूं ना, उससे 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 बेहतरीन तरीके से और समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। मुझे पता है ना, मेरे लिए फिजिक्स, मैं मान लो मेरे लिए अगर कोई बच्चा मेरे पास आया मुझे कहे कि सर मेरी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, मुझे फिजिक्स पढ़ाओ, मेरे लिए 11वीं क्लास 12th का सिलेबस पढ़ाना मतलब 1 महीने की बात है। और ये मैं झूठ नहीं कह रहा, जो मेरे बच्चे सुन रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि पढ़ने के बाद समझ में आता है कि कितना आसान है सिलेबस को पढ़ना और अच्छे से पढ़ना। सिर्फ ये नहीं कि रट लिया, बिना समझे समझ लिया, बिना समझे लिख दिया, नहीं, समझ के, हर चीज समझ के। इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज पॉइंट साइज देन व्हाट टाइप ऑफ वेवफ्रंट इज फॉर्म। अगर आपका प्रकाश का स्रोत बिंदु आकार का है तो किस तरीके का वेवफ्रंट प्रोड्यूस होगा, ये आपको बताना है। सबको पता है, ये चीज बता चुका हूं पहले ही, है ना। कुछ तो इस तरीके से निकलता है, यहाँ से ऐसे निकलता है, यहाँ से ऐसे निकलेगा वेव, यहाँ से ऐसे निकलेगा। कॉमन कॉमन बिंदुओं को ऐसे में आपस में जोड़ोगे तो तरंग आग्र बनता है, स्फेरिकल गोलाकार, ठीक है। अब उसके बाद सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको कर लेना, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारे मॉडर्न फिजिक्स में। पता है बच्चों, अगर आपने क्लास 11th में ना एक चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब परमाणु संरचना, केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर, अगर आपने वो पढ़ लिया होता ना तो क्लास 12th के 4 चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ठीक। तो एक है रेडिएशन एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर, इसमें बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है, जो बता रहा हूँ उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो पहला, व्हाट इज रेस्ट मास, ठीक है, ऑफ फोटोन। फोटोन की रेस्ट मास से आप क्या समझते हो? व्हाट इज मास ऑफ ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू, ये यू नहीं है बच्चों, ये म्यू है, म्यू, ठीक है, सॉरी म्यू, सॉरी, एक मिनट रुको, म्यू भी नहीं है, एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट, अब कट तो करूंगा नहीं मैं सब चीजें। व्हाट इज मास ऑफ ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, ऐसा बनता है, मतलब वी में हल्का सा नजाकत होता है, न्यू बोलते हैं इसको। What will be effect on velocity of photoelectron with increase in frequency of incident light? देखो, आपने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, सब बताऊंगा मैं आपको। हम एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक मेटल के सरफेस पे जब आप एक रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी, रिक्वायर्ड आवृत्ति वाली लाइट को गिराते हो तो उस लाइट की ऊर्जा को लेकर मेटल के जो हल्के बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मेटल के बाहर कूद जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसका ये क्वेश्चन है। What will be the effect on number of photoelectrons with increase in intensity of incident light? ये भी सब पता है बच्चों को, नहीं पता है तो मैं हूं ना, बताऊंगा सब कुछ, 2 लाइन की चीजें हैं। What are डी ब्रॉय waves? बच्चा इसको ब्रॉगली नहीं पढ़ते हैं ना, ये डी ब्रॉय है, इसको ब्रॉगली नहीं पढ़ते हैं। डी ब्रॉय वेव क्या पढ़ते हैं? डी ब्रॉय, आई एम श्योर कि आपको पता नहीं होगा, इसको डी ब्रॉय कहते हैं। अब बोलोगे सर ब्रॉय तो BROY होना चाहिए, ये तो कुछ और है, नहीं बच्चों,
फॉरेन लोगों का प्रोनाउंसिएशन लैंग्वेज जर्मन नेम हो सकता है, फ्रेंच नेम हो सकता है, ऐसा ही होता है। डी ब्रॉय, व्हाट आर डी ब्रॉय वेव्स? डिराइव डी ब्रॉय वेव इक्वेशन, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्रॉय वेव। अरे ये वाला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, खत्म। ये प्रूफ करना है, मिल जाएगा वो परीक्षा सार में, नहीं मिलेगा तो मैं बता रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जानते हो ना, ईवी लिखा रहता है। फाइंड इट्स वैल्यू इन जूल, इसकी वैल्यू जूल में निकालनी है। व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? आइंस्टीन फॉर्मूला लिखिए, राइट द लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक। आइंस्टीन फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस 1/2 एम वी मैक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं। ये प्रूफ करना है आपको। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग, नीचे का मीनिंग बताना। थर्मियोनिक इमिशन, कार्य फंक्शन, फलन वर्क फंक्शन, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, मतलब रेडिएशन की द्वितीय प्रकृति, द्वितीयक एमिशन, उसके बाद कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, कट ऑफ आवृत्ति, और जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को आप बोल सकते हो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल सरफेस, ठीक है। और एक होता है कट ऑफ पोटेंशियल। ये हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत हो तो इसका तो फटाफट मुझे बोलना, मुझे एक पूरा तुरंत स्क्रीनशॉट लेना, सर इसका हिंदी बताओ। मैं इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी आप मुझे भेजो, मैं बता दूंगा। इफ द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए तो भी अवेलेबल हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी अवेलेबल हूँ, लेकिन आपको अगर ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है तो आई एम हियर फॉर यू, ओके। इफ द एनर्जी ऑफ अ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ, ये न्यूमेरिकल है, आपको ये मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है, तो मैंने हर जगह से लिख के रखा हुआ है कि कहाँ से क्या आता है। फिर एक यूनिट है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, तो इसमें पहला है, इसमें से 6 नंबर क्वेश्चन आता है। एटम के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एटम्स के हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड लीफ, जैसे आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग वाला मतलब अल्फा वाला पढ़ा होगा ना, कि उसने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल को की बौछार की थी, वो पढ़ा होगा आप रदरफोर्ड का। उसके बाद बामर स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब क्या होता है ना बच्चा, कुछ नाम है, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज, हेम्प्री सीरीज, ये बताऊंगा मैं क्या होता है। अभी बस क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन को सार में जाके टिक करो, ये सब मिल जाएगा आपको सार में, ये सारे चैप्टर्स में जाओ, सब एकदम मिल जाएगा आपको फ्रंट में। फिर लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन आइटम के लिए कुछ कुछ निकालना, ये सब मैं निकालना सिखाऊंगा। ये सब आप, मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छे से आता होगा तो बहुत बेहतरीन वाली बात है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड आपसे कि आपको यह आता है, बट जनरली होता है कि सीजी बोर्ड में इन सब चीज़ों को स्कूल वाले इग्नोर करवाते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा तीखा सामान बोलूँ तो उनको खुद भी नहीं आता है, क्योंकि वो खुद उस बैकग्राउंड से नहीं होते, वो खुद उतना पढ़े लिखे नहीं होते, या पढ़े लिखे होते भी हैं तो मतलब फिजिक्स पढ़ लेना और फिजिक्स में कंपटीशन निकालना या कंपटीशन देना या कंपटीशन के लेवल का पढ़ना, दोनों में फर्क होता है बच्चों। फिर डिस्क्राइब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। ये अल्फा है ना, अल्फा पार्टिकल वाला आपने पढ़ा है ना, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की बौछार की थी, गोल्ड फॉइल से पास करवाया था, वही वाला। उसके बाद बोहर एटॉमिक मॉडल की महत्वपूर्ण बिंदु आपको लिखना है, और बोहर के परमाणु मॉडल के क्या क्या खामियां थी वो बताना है, ठीक है। बोहर के परमाणु मॉडल की मदद से आपको रेडियस निकालना है, nth इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन ऑर्बिट के nth इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकालना है, आर निकालना है यहाँ पे, ठीक है। आर बराबर 0.529 इफ आई एम नॉट रॉन्ग n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, ये वाला डेरिवेशन आपको करके बताना है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियाई में आते हैं। न्यूक्लियाई में 7 क्वेश्चन बस पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय और क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है और एक नाभिकीय और कुछ होता है, उसमें अंतर बताना है। राइट दी, देखो क्या होता है ना, हिंदी देखो, हिंदी ज्यादा कठिन है बच्चों, अंग्रेजी कठिन नहीं है। अंग्रेजी में क्या है, ऐसा कुछ मतलब सच में अंग्रेजी कठिन नहीं है, हिंदी बहुत कठिन होता है। अब देखो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय, वो मैं भूल रहा हूँ, देखो मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने 8वीं के बाद हिंदी मीडियम स्विच किया है, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे हिंदी मीडियम मतलब मैंने हिंदी मीडियम में ही लिखा होगा ना पेपर को, लेकिन मैं अभी भूल रहा हूँ, बताओ। हाँ, मैं हिंदी मीडियम में था तो मैं प्योर हिंदी मीडियम नहीं था, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं इंग्लिश किताबें ही पढ़ता था, रेफरेंस बुक पढ़ता था, सीबीएसई ही पढ़ता था, लेकिन मेरा मीडियम हिंदी था, ठीक है। सेमीकंडक्टर की बात करूँ मैं, सेमीकंडक्टर मतलब होता है तुम्हारा, अब ये देखो सेमीकंडक्टर का मैं हिंदी मतलब भूल रहा हूँ, जो भी आप समझ गए ना। सेमीकंडक्टर एक चैप्टर, इसको बोलते हैं अर्धचालक, सॉरी हाँ अर्धचालक, ठीक है। तो आपको बताना, एक्सप्लेन एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है।
और ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, एक ट्रांजिस्टर को एक एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, कौन से अरेंजमेंट में, कॉमन एमिटर अरेंजमेंट में, ना कि कॉमन बेस अरेंजमेंट में। क्यों बताना है, ठीक है। इन अ ट्रांजिस्टर एमिटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, एक ट्रांजिस्टर में जो एमिटर होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग होता है। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है बच्चों, दो तरह के बायसिंग होते हैं, कनेक्शंस होता है बैटरी का, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स, एक अग्र और एक पश्च, ठीक है। अग्र बायसिंग और पश्च बायसिंग, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने, तो वो बताऊंगा मैं आगे, सब कुछ बताऊंगा। कैन वी कंबाइन टू पीएन जंक्शन टू फॉर्म पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये आपको बताना है। विच ट्रांजिस्टर पीएनपी और एनपीएन वुड यू प्रेफर टू यूज एज एन एम्पलीफायर, एक मिनट रुक जाओ, ठीक। उसके बाद ड्रॉ सिंबल ऑफ और गेट एंड ऑल्सो गिव इट्स बुलियन एक्सप्रेशन, ये भी बताऊंगा मैं बुलियन एक्सप्रेशन कैसे देते हैं, 0 0 1 ऐसे फॉर्म में हमें लिखना होता है, ठीक है। गेट भी बताऊंगा, एंड गेट भी दिया है, नॉट गेट भी दिया है, जेनर डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड क्या है, ठीक है। उसके लिए आपको रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, सोलर सेल क्या है, उसके बाद सब कुछ सब देखना है। पीएन जंक्शन डायोड को हमको यूज करना है एज अ फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव, तो फुल वेव को बोल सकते हो आप कि पूर्ण तरंग रेक्टिफायर के फॉर्म में यूज करना है, ये सब बताऊंगा। ड्रॉ इट्स आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व, व्हाट इज लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी क्या होता है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू सॉ द बायसिंग ऑफ एलईडी, एलईडी के लिए सब सार में मिल जाएगा। राइट द फैक्टर व्हिच आफ्टर अफेक्ट वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड बाय एलईडी, ये भी आपको मिल जाएगा। फोटो डायोड किसे कहते हैं बताइए, फोटो डायोड को हिंदी में फोटो डायोड ही कहते हैं। डिफरेंस बताना है आपको अग्र बायसिंग और पश्च बायसिंग में, डिफरेंस बताना है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में, ठीक है, ये हो गया। और हमारा जो फाइनली लास्ट चैप्टर है वो है बच्चा कम्युनिकेशन सिस्टम, जहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और ये कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, ग्राउंड वेव क्या है, उसकी फ्रिक्वेंसी की रेंज कहाँ तक होती है, स्काई वेव क्या है, एक ग्राउंड वेव होता है जो वेव जमीन पे ट्रैवल करता है, एक होता है स्काई वेव जो आसमान में ट्रैवल करता है, ठीक है। उसके बाद वाटर स्पेस वेव, और एक ऐसा वेव होता है जो ना जमीन पे ना आसमान में, वो ट्रैवल करता है अंतरिक्ष में, उसको स्पेस वेव कहते हैं। व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मतलब आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो ह्यूमन बनाता है, मैन मेड, तो मतलब कृत्रिम उपग्रह क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन मतलब समझ गए, वार्तालाप, बातचीत, है ना। डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमीटर और रिसीवर, आपने कई बार वर्ड सुना होगा। ड्रॉ ओनली ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। राइट द फंक्शन, इन दोनों के आपके को कार्य लिखना है, किसका, ट्रांसड्यूसर का और रिपीटर का। व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसको एएम कहते हैं, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, राइट इट्स टू एडवांटेजेस। तो ये सारे क्वेश्चंस अभी यहाँ पे है। डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, ये भी आपको यहाँ पे, मतलब सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख के रख दिए हैं। और ये होता है हमारा यहाँ पे पूरा चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और इस पीडीएफ के साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक कंप्लीट नोट्स दूंगा, कंप्लीट नोट्स। क्या मैं आपको नोट्स शो कर सकता हूँ, चलिए मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ कि मैं आपको कैसा नोट्स दूंगा, ठीक है। लेट मी शो यू, मैं आपको कुछ नोट्स दिखाता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये नोट्स जो है हम अपने कोचिंग में ऑनलाइन ऑफलाइन में करवाते हैं, और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे जो हैं उनमें से ही एक बच्चे का ये नोट्स है, तो मैंने उसी को कहा है, जो क्लास में करवाया गया वो एज इट इज़ बच्चे ने लिखा है, बहुत अच्छे से चीज़ों को लिखा है, और मैं काफ़ी इम्प्रेस था कि बच्चे ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, इतना अच्छा लिखा है। देखिए सारे चैप्टर्स का नोट्स, ठीक है। हाँ बच्चों, थोड़ा सा नोट्स इंग्लिश में है। देखो हमारे यहाँ का क्या रूल है पता है, मैं आपको बता रहा हूँ। हम ना जनरली ना बच्चों को ना, हिंदी मीडियम वाले हमारे पास आते हैं तो हम बोलते हैं कि आप इंग्लिश मीडियम में ही बैठिए। क्यों है क्यों बच्चों, क्योंकि ना 1-2 महीने में ना बच्चे खुद कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि हम बोलते तो हिंदी है ना क्लास में, थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलते हैं, तो इससे क्या होता है ना, बच्चा कंफर्टेबल रहता है। और क्या बच्चों, फिजिक्स तो समझना वाली चीज़ है ना, अंग्रेजी में क्या हिंदी में क्या फ़र्क पड़ता है, समझ रहे हो। और हम ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेजों की तरह सिर्फ अंग्रेजी में ही समझाते हैं या हिंदी में ही समझाते हैं, तो हम इसीलिए बोलते हैं कि आप अंग्रेजी में लिखो, और साइड बाय साइड आप नोट्स जो बनाओ वो हिंदी में बनाओ, लेकिन पढ़ाते अंग्रेजी में ही है, ठीक। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम से हमारे पास ज्वाइन करते हैं, और वो जब हम हमारे पास से जाते हैं ना तो इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मतलब मज़ा आ जाता है। तो ये देखो कैसा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी ये जो आपका विद्युत क्षेत्र है ना, पहला चैप्टर फिजिक्स का उसका नोट्स है। तो पहले क्या हुआ है, पहले पूरा टॉपिक लिखा हुआ है कि आपको इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद सारे टॉपिक कि आवेश क्या होता है, आवेश का कौन कौन सा गुण है, ठीक है।
उसके बाद ये देखो ये आवेश का क्वांटीकरण क्या है, अभी क्वेश्चन आया था ना, सब लिखा हुआ है, सब न्यूमेरिकल भी है, जहाँ जरूरत है वहाँ। फिर विद्युत क्षेत्र क्या है उसका डेफिनेशन लिखा है, उसका फॉर्मूला लिखा है, फिर उसका एसआई यूनिट लिखा है, डायमेंशन फॉर्मूला लिखा है। देखो ये नोट्स हम कोचिंग में बनवाते हैं, ठीक है। ये देखो ये पूरा लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है हर चीज। इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मतलब रेखाएं क्या है, ये क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज मतलब उसके गुण देखिए, पहला गुण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा गुण, ये सब। अब जब मैं पढ़ाऊंगा ना बच्चों तो मैं ऐसे नोट से पढ़ाऊंगा कि बोर्ड में पढ़ाने जाऊंगा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि चीजें लिखने में टाइम जाती है, तो मैं यहीं पढ़ाऊंगा। यही चीज एक एक लाइन ऐसे यहाँ पढ़ाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। तो ये नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ, ये नोट्स इसका हो गया। अब ये नोट्स देखिए, ये नोट्स पता है किसका है? ये है विद्युत विभव का, आपके चैप्टर नंबर 2 का नोट्स, ये भी मैं आपको दूंगा। ये किसका है? ये नोट्स है विद्युत धारा का। अब मुझे कमेंट करना है ना, एक्साइटेड हो नोट्स के लिए, ये पूरा दूंगा मैं, पूरा सब लिखो ना। ये देखो ये डेरिवेशन आता है, सब करवाया गया और इतना डिटेल में करवाया गया है, मजा आ जाएगा आपको। देखो सब करवाया गया, सब सब मैं बताऊंगा, लिखने का तरीका क्या होता है सब बताऊंगा। देखो ये चैप्टर है, तो ऐसे करके पूरे 18-17 चैप्टर के पूरे नोट्स हैं, पूरे नोट्स मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, शेयर कीजिए, अपना प्यार दिखाइए, और यार 1000 सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, क्योंकि कम ही बचे हुए हैं, कर दीजिए उसको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।